सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका कक्षा 11 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। इतिहास में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है विज्ञान और दर्शन, अरबियों का योगदान। पाठ आपका 7 है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं के दौरान यूरोप के अंदर विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए और अरबी लोगों का क्या योगदान रहा उन कृतियों के माध्यम से, उन ग्रंथों के माध्यम से जो उन्होंने लिखे थे, और यूरोपीय लोगों ने विज्ञान और दर्शन से संबंधित जानकारी उनसे कैसे प्राप्त की, तो इसके बारे में आज हम इस बिंदु के अंदर अध्ययन करेंगे। पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे। यानी गिरजाघर और मठ जो यूरोप के अंदर मौजूद थे, वो विद्वान, वहाँ के विद्वान यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे कि वहाँ पे उस दौरान जो विद्वानों ने जो भी कृतियाँ, जो भी पुस्तकें, जो ग्रंथ वगैरह लिखे थे, उनको वो जानते थे, पर इन लोगों ने इन रचनाओं पर का प्रचार प्रसार नहीं किया, यानी उसे फैलाया नहीं, उसको अलग अलग स्थानों पर उसे नहीं प्रचारित किया। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों से अनुवादों को पढ़ना शुरू किया। 14वीं शताब्दी अगर हम देखें तो इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण या मानवतावादी दृष्टिकोण के तहत युग को मानवतावादियों ने 5 से 15वीं शताब्दी तक का माना है, जिसमें 5 से 14वीं शताब्दी का जो समयकाल है वो उन्होंने मध्य युग माना है। और मध्य युग को भी उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया, अंधकार युग, आरंभिक मध्य युग और उत्तर मध्य युग। तो यहाँ पर जो 14वीं शताब्दी का समय काल है जो उत्तरार्ध युग माना जाता है, उत्तर मध्य युग माना जाता है, और उसके बाद 15वीं शताब्दी जिसे आधुनिक युग का नाम है वो मानवतावादियों ने दिया है। तो इस दौरान यहाँ पर विद्वान थे प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों से अनुवादों को पढ़ना शुरू किया कि प्लेटो और अरस्तु ने ग्रंथों का अनुवाद किया था और उन ग्रंथों को इन ईसाई विद्वानों ने पढ़ना शुरू किया। इसके लिए वे अपने विद्वानों की ऋणी नहीं बल्कि वे अरब के अनुवादकों के ऋणी थे। अनुवादक यानी ट्रांसलेटर, ठीक है, अनुवादक यानी ट्रांसलेटर जो कि रूपांतरण करते हैं साहित्य का। तो अरब के विद्वानों ने रूपांतरण किया था, जो है साहित्य था उसका। और फिर विज्ञान और दर्शन को जब इन्होंने पढ़ा यूरोपीय विद्वानों ने, तो वो अपने विद्वानों के नहीं बल्कि उन अरब के विद्वानों के ऋणी थे जिनसे उन्हें अपने अतीत की जो है पांडुलिपियाँ उनके बारे में जानने को मिला, या जो अब तक वो नहीं पढ़ पाए थे उसके अरब के अनुवादकों ने जब उनका ट्रांसलेशन किया या रूपांतरण किया उनकी भाषा में, तो उसके बाद उन्होंने उनसे ज्ञान है वो अर्जित किया। जिन्होंने अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण और अनुवाद सावधानी पूर्वक किया था। अरबी भाषा में प्लेटो, ये जो ग्रंथ लिखे गए थे वो अरबी भाषा में लिखे गए थे, और अरबी भाषा में प्लेटो, अफलातून के नाम से प्लेटो को जाना जाता। प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि अफलातून किसे कहा जाता है, तो प्लेटो को, और एरिस्टोटिल अरस्तु नाम से जाने जाते हैं। तो अरस्तु का नाम है वो अरिस्टोटिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जबकि एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे। दूसरी ओर यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे। यानी ये कृतियाँ जो कि ज्ञान का भंडारण थी, और इसमें अरबियों का विशेष योगदान था। अरिस्टोटिल और प्लेटो और अन्य विद्वान थे जिन्होंने जो है इन यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों को उन्होंने अनुवादित किया है, अरबी भाषा में लिखा है, और अनेक ग्रंथ जो अरबी भाषा के थे वो उन्होंने यहाँ पर इन विद्वानों ने, यूरोपीय विद्वानों ने उनको पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने उस ज्ञान को जाना, समझा, और दर्शन और विज्ञान के बारे में वो अधिक से अधिक जान पाए। ये ग्रंथ जो थे मुख्य रूप से लिखे गए थे, वो ग्रंथ थे प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान, रसायन विज्ञान से संबंधित थे। तो एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान, तो ये सारे के सारे ग्रंथ हैं वो किसी न किसी विशेष जो है
बिंदु से संबंधित थे, विशेष अध्ययन से संबंधित थे और इन रचनाओं को जब यूरोपीय विद्वानों ने पढ़ा तो उन्होंने उनसे ज्ञान लिया। टॉलेमी के अलमजेस्ट पुस्तक है, खगोल शास्त्र पर रचित ग्रंथ था जो 140 ईस्वी के पूर्व यूनानी भाषा में लिखा गया था और बाद में इसका अरब में अनुवाद हुआ कि विद्वानों ने बाद में यूनानी भाषा से अरबी भाषा में इसका अनुवाद किया। तो अरबी भाषा के अनुवाद होने से ये ग्रंथ है यूरोपीय लोग हैं वो आसानी से पढ़ पाए। और वहीं अगर देखें तो हमने बहुत पहले क्लास 12th में है ये आपका, गलती से मुझे दिमाग में रह गया। तो यहाँ पर कि जब भारत पर बाह्य आक्रमण हुए थे तो भारत की सभ्यता और संस्कृति से भारत का विज्ञान, भारत का दर्शन और भारत का चिकित्सा, भारत का खगोल विज्ञान ये अरबी लोग हैं वो अपने साथ ले गए थे। अरब आक्रमण जब भारत की तरफ हुए थे और फिर उसके बाद उन्होंने इसे यूरोप तक पहुंचाया था और जल्दी ही भारत का ज्ञान है वो यूरोपीय देशों तक पहुंच गया था। तो यहाँ पर भी अरबी भाषा में कई यूनानी ग्रंथों का जो है अनुवाद है अरिस्टोटेल ने किया है या अरस्तु ने किया है और इसके साथ ही जो अफलातून के नाम से जाने जाते हैं प्लेटो ने। तो इन अरबी ग्रंथों के अनुवाद से यूरोपीय लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला और कई चीज़ों की जानकारी हुई। वे अरब भाषा के विशद उपपद अल का उल्लेख है जो कि यूनानी और अरब भाषा, अरबी भाषा के बीच रहे संबंधों को दर्शाता है कि अरबी और यूनानी भाषा के बीच में एक शब्द आता है उपपद अल का उल्लेख भी उसके अंदर मिलता है जो दोनों के संबंधों को बताता है। मुसलमान लेखकों जिन्हें इतालवी दुनिया में ज्ञानी माना जाता था, इस्लामिक लेखक जो होते थे मुसलमान लेखक होते थे और वो इटली के लोग हैं उन्हें बहुत ही ज्ञानी मानते थे, विद्वान माना जाता था इटली में उनको। मैं अरब के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक जिसका नाम था इब्न सीना का नाम भी आता है और लातिनी में उन्हें इब्न सीना को एविसिना के नाम से जाना जाता है जिनका समयकाल है 980 से 1037 ईस्वी तक का। और आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल राजी भी इसमें सम्मिलित थे। तो ये अरबी विद्वान थे जिन्हें जो है यूरोपीय विद्वानों या यूरोपीय लोगों ने इनको विशेष सम्मान है वो यूरोप में इनको मिला है अपनी जो है विशिष्ट अरबी भाषा के अनुवादकों के रूप में या इनकी कृतियों के कारण इनको यूरोप में विशेष सम्मान है वो दिया गया है। स्पेन के अरबी दार्शनिक जिनका नाम था इब्न रुश्द, लातिनी में उनको एविरोज के नाम से जाना जाता है और उनका समयकाल है 1126 से 98 के बीच में। ने दार्शनिक ज्ञान जिसे फैलसूफ के नाम से जाना जाता है यानी दर्शन शास्त्र को हम फिलॉसफी कहते हैं या फिलॉसफी। तो यहाँ पे दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनावों को सुलझाने का भी प्रयास उन्होंने किया है कि दर्शन क्या है और धर्म क्या है और उन दोनों के मध्य जो भी अनसुलझी चीज़ों को उन्होंने सुलझाने का प्रयास है वो अविरोज ने या इब्न रुश्द ने किया है। उनकी पद्धति को ईसाई चिंतकों द्वारा अपनाया गया। बाद में जो ईसाई मिशनरीज जो थे, ईसाई धर्मगुरु थे या ईसाई विद्वान थे, उन्होंने भी इस चीज़ को समझा है। अरबी लेखकों के ज्ञान को उन्होंने जो है आत्मसात करने का प्रयास है वो किया है। मानवतावादी अपनी बात लोगों तक तरह तरह से पहुंचाने लगे। यद्यपि विश्वविद्यालयों में पाठ्यचर्या पर कानून, आयुर्विज्ञान और धर्मशास्त्र का दबदबा रहा कि जब मानवतावादी विश्वविद्यालय खोले गए तो उसमें कानून से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा आयुर्विज्ञान यानी आयुर्वेद की शिक्षा और धर्मशास्त्र यानी धार्मिक शिक्षा का प्रबल यहाँ पे जो है कह सकते हैं दबदबा रहा। फिर भी मानवतावादी विषय धीरे धीरे स्कूल में पढ़ाया जाने लगा। मानवतावादी विषय जिसमें कि व्याकरण, इतिहास, अलंकार शास्त्र, नैतिक शिक्षा, तो कई ऐसे विषय हैं जो बाद में यहाँ पर पढ़ाए जाने लगे थे। धीरे धीरे स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा। ये सिर्फ इटली में ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी हुआ कि इटली के साथ साथ यूरोप के अन्य देशों में भी ये सारे मानवतावादी विषय है वो पढ़ाए जाने लगे थे। और ये जो नाम है इब्न सीना है या एविसिना, इसके अलावा दार्शनिक अविरोज जिसे इब्न रुश्द के नाम से जाना जा, अरिस्टोटेल और अन्य नाम है अफलातून। तो ये यूरोपीय नाम है जो कि अरबी विद्वानों के नाम हैं और यूरोपीय लोगों ने इसे अपने अनुसार है उनको परिवर्तित कर दिया है। तो इन व्यक्तियों के नामों की यूरोपीय वर्तनी ने बाद में
अन्य पीढ़ियों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वे वास्तव में यूरोपीय थे। यानी बाद के विद्वानों ने जब इन नामों को, थे तो ये अरबी विद्वान थे, लेकिन इनके नामों की तुलना है वो अरबियों से, अरबी कम लगते थे, क्योंकि यूरोपीय नाम जैसे एरिस्टोटिल है, अफलातून है, एविसीना है और एविरोज है, तो वास्तविक नाम तो इब्न सीना, इब्न रुश्द, अरस्तु इस तरीके से थे। लेकिन बाद के विद्वान जिन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास किया, जो कि अरबी अनुवाद था, इन विद्वानों के द्वारा किया गया था, तो इनके नामों के अनुसार बाद के विद्वानों ने ये सोचने पर उन्हें मजबूर कर दिया, उन विद्वानों को, कि क्या ये वास्तव में ये अरबी थे या यूरोपियन थे, क्योंकि उनके नामों में यूरोपीय जो है नामों की झलक है वो मिलने लगी थी। इसके अलावा इस काल के जितने भी विद्यालय होते थे, विश्वविद्यालय होते थे, उस समय यहाँ पर सिर्फ जो है लड़कों को ही विद्यालय जाना होता था, लड़कियों को उस समय शिक्षा नहीं दी जाती थी। इन विश्वविद्यालय में कानून, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद जो भी पढ़ाया जाता था, उसमें सिर्फ जो है लड़के ही इसमें पढ़ने जाया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है इसी के अंदर का हमारा कि कलाकार और यथार्थवाद, कि यूरोप में अंदर क्या क्या परिवर्तन आ रहे थे, इन परिवर्तनों ने किस प्रकार से नवीन रुझानों की तरफ है वो ध्यान आकर्षित किया है। उस काल के लोगों के विचार को आकार का साधन मानवतावादियों के लिए केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं थी, यानी उस दौरान यथार्थवाद यानी जो जीवन का जो सत्य है उसे हम यथार्थवाद कहते हैं, तो जीवन के सत्य से संबंधित शिक्षा है वो दी जाने लगी। और कलाकार भी ऐसे होने लगे थे जिन्होंने जीवन के सत्य को गहनता के साथ जानने का प्रयास किया, डूब कर जानने का प्रयास किया, वास्तविक तथ्य को उन्होंने जानना शुरू किया। उसमें किसी भी प्रकार का कोई औपचारिकता नहीं थी, कोई आडंबर, कोई दिखावा नहीं था। तो शिक्षा औपचारिक ही नहीं थी, बल्कि जो है वास्तविक शिक्षा थी। कला, वास्तुकला और ग्रंथों ने मानवतावादी विचारों को फैलाने में अपनी प्रभावी भूमिका भी निभाई। तो किस प्रकार से यहाँ पर लोगों ने जो है वास्तविकता को महत्व दिया, यही चीज़ इसमें बताने का प्रयास किया है। यहाँ पे हम जो आपकी पुस्तक का ही बिंदु है और उस टॉपिक के अंदर देखिए एक कलाकार ने किस प्रकार से डूबकर पूरी तरह से गहनता के साथ, पूरी तरह से मन से उस छवि को उभारने का प्रयास किया है, जिसमें प्रार्थनारत हाथ है। प्रार्थनारत यानी प्रार्थना करते हुए व्यक्ति का हाथ है, और वो किस प्रकार से प्रार्थना में अपने दोनों हाथों को बहुत ही सहजता के साथ जोड़ा हुआ है। तो ये कृति जो बनाई है अल्बर्ट ड्यूयर है, जो कि चित्रकार है, उनकी रचना, उनकी कृति को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कला प्रकृति में रची बसी होती है। रची बसी यानी हम जैसा प्रकृति में देखते हैं, हमें प्रकृति में अनेक रूप है, अनेक सुंदरता हमें दिखाई देती है। तो कला, अगर हम जो सच्चा विद्वान है, जो सच्चा चित्रकार है, जो सच्चा कलाकार है, वो प्रकृति से भी कुछ न कुछ ग्रहण कर लेगा, और जो वास्तविक कलाकार है वो कला को महसूस करता है। जो इसके सार को पकड़ सकता है वही इसमें वही इसे प्राप्त कर सकता है। जो इसकी मूल तक, इसकी जड़ों तक, इसके अभिव्यक्ति को महसूस कर सकता है, उसकी अनुभूति को महसूस कर सकता है, वही इसे प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त आप अपनी कला को गणित द्वारा दिखा सकते हैं। गणित द्वारा यानी ज्योमेट्रीय पद्धति के आधार पे भी हम दिखा सकते हैं, जिसमें आयताकार आकृतियाँ, वर्गाकार आकृतियाँ, त्रिभुजाकार आकृतियाँ, गोलाकार आकृतियाँ। तो यहाँ पे गणितीय पद्धति यहाँ पर यही है कि ज्योमेट्रीय प्रणाली कह सकते हैं। जिंदगी की अपनी आकृति से आपकी कृति जितनी जुड़ी होगी उतना ही सुंदर आपका चित्र होगा। यानी एक कलाकार अगर अपनी कला को अंजाम देता है या अपने जीवन के सत्य को अगर उभारना चाहता है, तो उस कलाकार को, उस व्यक्ति को उसके अंदर उतना ही डूबना होगा, उतना ही उसे सहजता से उस चीज़ को महसूस करना होगा, तभी वो उसे उतनी ही गहराई से, उतनी ही आत्मिकता से उसे बना पाएगा। अन्यथा उसके अंदर बनावटीपन आ जाएगा। कोई भी आदमी केवल अपनी कल्पना मात्र से एक सुंदर आकृति नहीं बना सकता, कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ सोचकर किसी कृति को नहीं बना सकता जब तक कि वो उसके अंदर पूरी तरह से डूब न जाए। जब तक उसने अपने मन को जीवन की प्रति छवि से न भर लिया हो, यानी जब तक उसके अंदर कुछ वास्तव में कुछ करने की इच्छा न होगी, जब तक उसके अंदर लगन न होगी, और जब तक उसके अंदर लगन नहीं होगी, तब तक वो उस कृति को मन से नहीं उबार सकता। तो यहाँ पर कलाकार ने इसी बात को बताने का प्रयास किया है कि हमें अगर किसी चीज़ को अंजाम देना है, तो उस अंजाम के लिए हमें पूरी लगन उसके अंदर रखनी होगी, तभी हम उस चीज़ को, उस आकृति को सुंदर बना पाएंगे। तो अल्बर्ट ड्यूयर थे
जिन्होंने ये चित्र है वो बनाया है, सहज हाथ जोड़ते हुए प्रार्थनारत हाथ है। ड्यूयर द्वारा बनाया गया ये रेखा चित्र यानी प्रार्थनारत हस्त यानी हाथ 16वीं शताब्दी की इतालवी संस्कृति का आभास कराता है, जब यहाँ के लोग गहन रूप से धार्मिक थे। ये उस समय के दौरान बनाया गया चित्र है जब लोगों के अंदर धर्म की पराकाष्ठा थी, धर्म चरमोत्कर्ष पर था और लोगों ने धर्म को बहुत ही आंतरिक रूप से इसको महसूस किया था। तो उस समय जो प्रार्थनारत हाथ है वो अल्बर्ट ड्यूयर ने बनाने का प्रयास किया है, परंतु उन्हें मनुष्य की योग्यता पर भरोसा था कि वह निकट पूर्णता को प्राप्त कर सकता है और दुनिया तथा ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझा सकता है। तो ये कृति जब उन्होंने बनाई थी, ये चित्र जब उन्होंने बनाया था, तो उन्होंने सहज अपने आसपास जब धर्म से लगन रखने वाले व्यक्तियों को तब देखा, तो उन्होंने इसी आधार पर कहा कि जब एक कृति प्रार्थनारत हाथ की इतनी सुंदर छवि के रूप में उभर सकती है, तो जीवन का कोई भी सत्य है वो अनसुलझा नहीं रह सकता, चाहे वो ब्रह्मांड ही क्यों ना हो या चाहे दुनिया का कोई भी ऐसा सत्य क्यों ना हो जिसे जाना जा सकता है, बस उसमें लगन की आवश्यकता रहती है। तो ये चित्रकार है अल्बर्ट ड्यूयर। ये उन्होंने इस प्रार्थनारत हाथ के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है कि हम किसी भी रूप में उस सत्य को स्वीकार कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसी के आगे का कि हमने यथार्थवादी दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं और यथार्थवाद में कि कलाकार है वो सच्चे चित्र बना रहा था। पहले के कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों के अध्ययन से नए कलाकारों को प्रेरणा मिली। नए पुराने जो कलाकार थे, प्राचीन कलाकार थे, उन्होंने उस छवि को ऐसे ही एज इट इज उतारने का प्रयास किया है और लगन के साथ उन चित्रों को बनाया है। रोमन संस्कृति के भौतिक अवशेषों की उतनी ही उत्सुकता के साथ खोज की गई जितनी कि अतीत के प्राचीन ग्रंथों की। रोम साम्राज्य के पतन के 1000 साल भी प्राचीन रोम और उसके उजाड़ नगरों के खंडरों में कलात्मक वस्तुएं भी मिली। यानी जब रोम से संबंधित जानकारी, रोमन सभ्यता से संबंधित खुदाई वगैरह की गई तो खंडहरों से कई सुंदर सुंदर कलात्मक वस्तुएं मिली। अनेक शताब्दियों पहले बने आदमी और औरतों की संतुलित मूर्तियों के प्रति आदर ने उस परंपरा को कायम रखने के लिए इतालवी वास्तुविदों को प्रोत्साहित किया कि बाद में यूरोपीय जो है समाज में धर्म बहुत ज़्यादा जो है पराकाष्ठा पे था और लोगों ने जीवन की जो वास्तविक कृतियाँ थी, जो संतुलित मूर्तियाँ, उनके प्रति आदर भाव है वो उनके मन में कम पड़ गया था। लेकिन बाद में जब यथार्थवाद को उन्होंने जाना तो फिर इन मूर्तियों को जो उन्होंने रोमन संस्कृति से संबंधित खंडरों से उन्हें मिली थी, उन कलात्मक वस्तुओं को भी उन्होंने जीवन से जोड़ा और फिर उनके प्रति उन्होंने आदर भाव है वो प्रस्तुत किया और उन परंपराओं को बनाए रखने में जो वास्तुविद थे, जो कलाकार थे, उन्होंने उसे एज इट इज बनाए रखने में अपना योगदान भी दिया। 1416 में दोनातल्लो नाम के एक विद्वान थे, ने सजीव मूर्तियां बनाकर नई परंपरा कायम की। दोनातल्लो ने सजीव मूर्तियां यानी जीवंत मूर्तियां, जिसमें ऐसा लगता था कि साक्षात मूर्तियां जो है वो मनुष्य के रूप में हमारे सामने विद्यमान है, या कह सकते हैं कि इस नई परंपरा के माध्यम से जो है वास्तविक जगत की रचना है वो मूर्तियों के माध्यम से बनाने का प्रयास है वो किया गया। कलाकारों द्वारा हूबहू मूल आकृति जैसी मूर्तियों को बनाने की चाह को वैज्ञानिकों के कार्य से सहायता मिली। अब कलाकारों ने हूबहू मूल आकृति यानी जो जैसा दिखाई दे रहा है उसी के स्वरूप को बनाने का उन्होंने प्रयास किया। नर कंकालों का अध्ययन करने के लिए, यानी चिकित्सा शास्त्र हम देख सकते हैं यहाँ पे आयुर्विज्ञान कि नर कंकालों का अध्ययन करने के लिए कलाकार आयुर्विज्ञान कॉलेजों की प्रयोगशाला में गए। बेल्जियम मूल के ऑन्ड्रियस वेलेसियस जो है विद्वान थे, जिनका समयकाल माना जाता है 1514 से 1564। पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे, यानी ये इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में जो है प्रोफेसर थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर को चीर-फाड़ की। तो उन्होंने जो है मनुष्य के शरीर को यानी शल्य चिकित्सा उन्होंने करने की कोशिश की थी। ये आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर थे। इसी समय से आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान का प्रारंभ हुआ, यानी यही दौर माना जाता है जहाँ यूरोप में जो है फिजियोलॉजी या कह सकते हैं शरीर क्रिया विज्ञान यानी शल्य चिकित्सा के माध्यम से जो है इलाज किया जाने लगा था, या चिकित्सा की शुरुआत है यहाँ पर हुई है। और इसका योगदान जो जाता है वो है ऑन्ड्रियस वेलेसियस को जाता है, जो कि पादुआ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे।
चित्रकारों के लिए नमूने के तौर पर प्राचीन कृतियां नहीं थी। अब चित्रकार जो चित्र बना रहे थे वो पुरानी चीज़ों के आधार पर नहीं बना रहे थे कि कुछ पुरानी चीज़ें उनको देखकर बनाना, बल्कि मूर्तिकारों की तरह उन्होंने यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की। यथार्थ चित्र, जिस प्रकार से मूर्तिकार हैं वो यथार्थ मूर्तियां बना रहे थे, जीवंत मूर्तियां बना रहे थे, और जो उनको सामने दिखाई दे रहा था उसको एज इट इज़ बनाने का प्रयास कर रहे थे। उसी में चित्रकारों ने भी अपने हाथ आजमाए। चित्रकारों ने भी यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की। यथार्थ यानी जो हमारे सामने जो दिखता है या जो हमारे सामने जैसा दिखाई देता है उसी को उसी रूप में बनाने की कोशिश है, वो यथार्थ चित्र कहलाते हैं या वास्तविक चित्र हम कह सकते हैं। उन्हें अब मालूम हो गया था कि रेखा गणित के ज्ञान से चित्रकार अपने परिदृश्य को ठीक तरह से समझ सकता है, जिसे हम ज्योमेट्री कह सकते हैं। और चित्रकार अगर किसी भी प्रकार का चित्र अगर बनाना चाहता है, किसी भी प्रकार के परिदृश्य को उत्पन्न करना चाहता है, तो वो ज्यामितीय आकार पर या रेखा गणितीय ज्ञान के आधार पर उसे बना सकता है। यानी उसकी लंबाई कितनी लेनी है, चौड़ाई कितनी लेनी है, आकार कैसा देना है, वर्गाकार बनाना है, गोलाकार बनाना है, चेहरे। अगर हम शरीर रचना को भी देखें तो मानव का शरीर मुंह जैसे गोल होता है, हाथों में हाथ लंबे, या इस प्रकार से जो हमारा शरीर है वो ज्योमेट्रिकल आकार से बना हुआ है। और इसी प्रकार से इस संसार में, इस जगत में जो भी दिखाई देता है उससे वो चित्रकार है वो ज्योमेट्री के आधार पे उस परिदृश्य को बनाने का प्रयास है वो कर सकता था। तथा प्रकाश के बदलते गुणों का अध्ययन करने में उसके चित्रों में त्रिआयामी रूप दिया जा सकता था। त्रिआयामी रूप यानी कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के उसके परिदृश्यों को बदला जा सकता था और उसमें चेंजेज लाए जा सकते थे। चित्र का जो है पृष्ठभूमि अलग हो सकती थी, वास्तविक चित्र को उभारा जा सकता था। तो इस प्रकार से प्रकाश के बदलते हुए स्वरूपों के आधार पे वो चित्र बन सकते थे। त्रिआयामी को हम विभिन्न शेड्स के माध्यम से समझ सकते हैं कि इसमें विभिन्न शेड्स है वो डाले जा सकते थे। विभिन्न जो है प्रकाश के बदलते गुणों का अध्ययन करने में जो है उसमें विभिन्न शेड या अलग अलग रूप से उसको चित्र को बनाया जा सकता था। कहीं ब्लैक, कहीं वाइट, कभी अलग अलग कलर, और उसकी पृष्ठभूमि अलग हो सकता है, वास्तविक चित्र अलग हो सकता है। तो विभिन्न शेडों के माध्यम से चित्र को बनाया जा सकता था। लेप चित्र यानी पेंटिंग के लिए तेल के एक माध्यम के रूप में प्रयोग ने चित्रों को पूर्व की तुलना में अधिक रंगीन और चटक बनाया। यानी पहले के जो चित्र थे उस समय उस दौरान कलाकारों के पास वो चीज़ें नहीं थी, या कह सकते हैं उन्होंने उन चीज़ों को बनाने का प्रयास किया था, लेकिन कालांतर में जो कलाकार है वो लेप चित्र यानी ऑयली चित्र या तेली आकार के चित्र भी उसने बनाना शुरू किया और विभिन्न रंगीन जो है कलर या रंग का उसने प्रयोग किया और चित्रों को सुंदर और चटक बनाने का प्रयास किया। चटक यानी चमकीला और सुंदर बनाना, ठीक है, विभिन्न रंगों को आकार यहाँ पे देना। उनके अनेक चित्रों में दिखाए गए वस्त्रों की डिजाइन और रंग संयोजन में चीनी और फारसी चित्रकला का प्रभाव है वो दिखाई देता है। यूरोपीय चित्रकारों ने जो चित्र बनाए थे उसमें चीनी और फारसी चित्रकला यानी उन्होंने बाहरी देशों की कलाओं से भी सीखा था और उस कला के आधार पर उन्होंने अपनी कला को भी उसी के अनुरूप बनाने का प्रयास किया था। या हो सकता है कि वो इन कलाओं से प्रभावित हो तो उन्होंने जब अपने आयाम दिए, अपने चित्रों को उन्होंने बनाने का प्रयास किया तो उसमें भी उस कला का प्रभाव है वो दिखाई देता है जो उन्हें मंगोलों से मिली थी। मंगोल जब यूरोपीय लोगों की व्यापार जगत में जब उनके प्रवेश बढ़ा या कह सकते भूमध्य सागर को पार करके वो एशियाई देशों की तरफ बढ़े तो यहाँ पर मंगोलिया से भी उनके व्यापार थे। तो ऐसे में मंगोलों का जो साम्राज्य था वो विशाल साम्राज्य और अद्भुत साम्राज्य था। मार्को पोलो ने यहाँ की यात्रा की थी जो कि इटली का निवासी था, वेनिस का। तो यहाँ पर जो मंगोल थे उनके जीवन कला अलग थी और ऐसे में यूरोपीय लोगों ने जब अरबी ज्ञान को सीखा, अरबी विद्वानों की कृतियों को जब उन्होंने समझा, उनकी चित्रों को समझा, या फिर जब एशियाई देशों की यात्राओं के दौरान उन्होंने वहाँ की कला और संस्कृति को जाना तो उन्होंने उस चित्रकला को, उसके प्रभाव को अपने चित्रों में भी उभारने का प्रयास है वो किया है। इसी तरह विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना से इतालवी कला को नया रूप दिया गया जिसे बाद में यथार्थवाद या रियलिज्म के नाम से जाना गया। यानी उन्होंने जो चित्रकारों ने जो चित्र बनाए थे
वो शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी, सौंदर्य, यानी हर प्रकार की चीज़ों को, हर प्रकार की कला यहाँ पे देख सकते हैं कि शरीर विज्ञान यानी चिकित्सा विज्ञान हम देख सकते हैं, रेखा गणित यानी ज्योमेट्री की आकार, भौतिकी यानी विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति, और सौंदर्य यानी चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्प कला। तो यहाँ पे चित्रकार या कलाकार है वो विभिन्न जो है चीज़ों को जान रहे थे और अपने अपने क्षेत्रों में वो प्रोग्रेस कर रहे थे या उन्नति कर रहे थे, जिसे बाद में यथार्थवाद का नाम दिया गया है, जिसे रियलिटी या रियलिज्म के नाम से जाना जा सकता है। तो जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने जाना, उसी को उन्होंने उभारने का प्रयास है वो किया है। यथार्थवाद की ये परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही और इस आधार पर व्यक्तियों ने, चित्रकारों ने, कलाकारों ने जो है यथार्थ का उभार लाने का प्रयास किया। यथार्थ को उन्होंने जो है उभारने का प्रयास है वो इसके माध्यम से किया था। तो ये था यूरोप जगत में जो है परिवर्तन आ रहा था इस नई सांस्कृतिक परिवर्तन के दौरान, या कह सकते हैं कि पुनर्जागरण काल के दौरान। यहाँ पे एक पैराग्राफ आया है जो कि आपकी बुक की पृष्ठ संख्या है 159, उसी से लिया है। लियोनार्डो दा विंची जो कि बहुत ही जाने माने वर्ल्ड फेमस चित्रकार है लियोनार्डो दा विंची, और ये जो अगर आप चित्र देख सकते हैं कॉर्नर के ऊपर, तो ये लियोनार्डो दा विंची है जो उन्होंने अपना चित्र है स्वयं ही बनाया था। और इनका बहुत ही फेमस चित्र है जिसका नाम है मोनालिसा, उनकी वर्ल्ड फेमस कृति है। उस कृति को उन्होंने बनाया था और उसमें मोनालिसा की जो स्माइल है या उसकी जो मुस्कुराहट है, उस मुस्कुराहट का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। देखिए हम उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं लियोनार्डो दा विंची के बारे में। ये स्वनिर्मित चित्र, रूप चित्र यानी खुद का बनाया हुआ है ये चित्र जो लियोनार्डो विंची ने बनाया था, कि ये स्वनिर्मित रूप चित्र लियोनार्डो दा विंची, ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि लियोनार्डो दा विंची कौन थे, जिनका समयकाल माना जाता है 1452 से लेकर 1519 का, जिनकी आश्चर्यजनक अभिरुचि वनस्पति विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित, शास्त्र, कला तक विस्तृत थी। यानी लियोनार्डो दा विंची या ये एक ऐसे कलाकार थे जो ऑलराउंडर थे, जिसके अंदर एक खूबी नहीं थी बल्कि अनेक खूबियाँ थी। तो ये उस समय के ऐसे कलाकार थे जो कि प्रतिभा संपन्न हुआ करते थे, जिसके अंदर एक से अधिक रुचियां होती थी। सर्वगुण संपन्न हम पूरी तरह से कह सकते हैं, या अनेक गुणों की खान है ये विद्वान हुआ करते थे। और लियोनार्डो दा विंची भी एक ऐसे ही विद्वान थे जिनकी रुचियां अलग अलग क्षेत्रों में थी। वो विज्ञान के क्षेत्र में थी जिसमें शल्य चिकित्सा या चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में थी, वनस्पति से संबंधित विज्ञान के क्षेत्र में थी, गणित शास्त्र से संबंधित कला के क्षेत्र में थी, या कला तक विस्तृत थी। यानी कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बुद्धिजीवी था। उन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सपर चित्रों की रचना की। मोनालिसा, ठीक है, ये मोनालिसा जो है कृति है जिसमें लीजा एक लेडी है, एक स्त्री है, और मोना का अर्थ वहाँ की भाषा में होता है मैडम, ठीक है। तो मोनालिसा का अर्थ होता है मैडम लीसा या मैडम लीजा, ठीक है। और लियोनार्डो दा विंची ने जो मैडम लीजा का या मोनालिसा का जो चित्र बनाया है, उस चित्र में उन्होंने एक स्त्री को चित्रित किया है, और उसकी मुस्कुराहट है वो रहस्यमयी है, और आज तक उस मुस्कुराहट को, रहस्य को कोई नहीं जान पाया। वो लियोनार्डो विंची ही जानते कि उस मुस्कुराहट में वो स्त्री है वो क्या कहने की कोशिश कर रही है, या उसकी मुस्कुराहट इतनी रहस्यमयी क्यों है। तो ये लियोनार्डो दा विंची की वर्ल्ड फेमस कृति मानी जाती है। आज भी ये कृति है वो म्यूजियम में है, ठीक है। द लास्ट सपर चित्रों की रचना भी की उन्होंने, तो उनका प्रमुख चित्र लास्ट सपर भी माना जाता है। और लास्ट सपर में यानी अंतिम भोज जो है उस चित्र की रचना भी उन्होंने की। उनका स्वप्न था कि वो आकाश में उड़ सके। यानी लियोनार्डो दा विंची है वो ऑलराउंडर थे, अनेक गुणों की खान थे, उनके अंदर अनेक कलाकार छुपे हुए थे, और उनका सपना था कि वो आकाश में उड़े। यानी मानव अगर चाहे तो आकाश में उड़ सकता है, तो वो भी आकाश में उड़ना चाहता था। अभी तो वर्तमान में उड़ने के लिए हमारे पास हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, यान है, तो हम उसमें उड़ सकते हैं। लेकिन उस समय जब लियोनार्डो दा विंची ने जब सपना देखा था, तो उस समय उड़ान यानी ऐसे कोई यान नहीं हुआ करते थे। सिर्फ हमने रामायण में पुष्पक विमान के बारे में ही समझा है। वे वर्षों तक आकाश में
पंछियों के उड़ने का परीक्षण करते रहे। वो चाहते थे कि वो उड़े और वो देखते थे पक्षियों को उड़ते हुए। वो जानने की कोशिश करते रहे कि कैसे उड़ा जा सकता है और उन्होंने एक उड़ान मशीन का प्रतिरूप भी बनाया। प्रतिरूप अर्थात डिज़ाइन किया उन्होंने फ्लाइंग मशीन। उन्होंने उसे कोशिश की कि इसे उड़ाया जा सकता है, तो उन्होंने इसका ट्रायल किया। उन्होंने अपना नाम लियोनार्डो दा विंची परीक्षण का अनुयायी रखा कि उनका नाम उन्होंने परीक्षण का अनुयायी। वो हर तरह की एक तरह से कह सकते हैं अनुसंधान करते थे, प्रयोग करते रहते थे और ऐसे में वो अपने नाम को भी उन्होंने इसी रूप में रख लिया कि परीक्षण का अनुयायी, यानी हर समय किसी न किसी प्रकार का प्रयोग करने वाला। तो ये है लियोनार्डो विंची की जानकारी, जिन्होंने यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लियोनार्डो दा विंची के 2 प्रमुख चित्रों के नाम बताइए। तो आपको याद रखना है मोनालिसा और द लास्ट सफर, ठीक है। और लियोनार्डो दा विंची वर्ल्ड फेमस चित्रकार थे जो कि रेनेसां काल के अंदर जन्मे थे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने समझा है कि यूरोप की जगत में जो है परिवर्तन का जो दौर आ रहा था, उस परिवर्तन के दौर में जो है क्या क्या नई नई परंपराएं कायम हो रही थी, क्या क्या नई नई सोच है वो विद्वानों के अंदर कायम हो रही। उस सोच के आधार पे विद्वान किस प्रकार से नई नई जो है रचनाएं कर रहे थे, नए नए स्वरूपों को वो बदल रहे थे, उसमें नई नई कलाओं का विकास हो रहा था। तो ये आज का हमारा पॉइंट था और इस पॉइंट के फलस्वरूप हमने जाना कि यूरोप जगत में नई नई कलाओं का जन्म है वो हो रहा था। लोगों का रवैया है वो काफ़ी कुछ बदल गया था, उनकी सोच में काफ़ी बदलाव आ गया था। तो ये हमने समझा, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।